हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 मई का करंट अफेयर, जिसमें मैंने लिए हैं 10 एमसीक्यूज और इन 10 एमसीक्यूज में वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इन एमसीक्यूज से रिलेटेड बहुत सारी खबरें जो है वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन। यानी सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिससे ऑनलाइन शिक्षा को पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हाल में लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो ऑनलाइन शिक्षा को पाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ई विद्या, पहला ऑप्शन। क्योंकि आपको पता होगा निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया था और उसी पैकेज में उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा पर बल देते हुए भी ये बात की थी कि अब जो है हम ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ये ई विद्या प्रोग्राम क्या है? इसमें मल्टी मोड एक्सेस है। मल्टी मोड एक्सेस का मतलब कई सारे विद्यार्थी जो है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, रेडियो कम्युनिटी के माध्यम से और आपका पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये चीजें कर पाएंगे, जिसमें सिर्फ आपका ऑडियो सुन के आप बहुत सारी चीजें जो पढ़ते हैं वो पॉडकास्ट बोलते हैं उसको, रेडियो, टीवी, इन सब के माध्यम से ये कर पाएंगे। तो इसमें उन्होंने कई सारी चीजें अनाउंसमेंट भी की थी। एक तो उन्होंने उस दिन जिक्र किया था इसमें दीक्षा नाम के पोर्टल का। तो दीक्षा क्या है? एक पोर्टल है, एक आप समझिए कि वेबसाइट टाइप है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप नहीं, टीचर भी एक्सेस कर सकते हैं। उनकी भी वहां पर जो है कई सारी क्लासेस उपलब्ध है, वो भी उसको देख के अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये जो है दीक्षा है और ये काफी पहले लॉन्च हो गया था, तो इसका भी वो उपयोग करेंगे और इस पोर्टल से कई सारे जो है कॉम्प्रेहेंसिव लर्निंग होगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड या किसी और चीज़ों से रिलेटेड भी इसमें होगा। अभी भी इसमें जो है करीब 5-6 घंटे की क्लासेस जो है अलग अलग उस पर रहती हैं, तो वहाँ पर जाकर वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक और बात की गई थी, वहाँ पर बात की गई थी स्वयं प्रभा पोर्टल की। तो ये स्वयं प्रभा जो है ये भी एक क्या है, आपने सुना होगा डायरेक्ट टू होम जो डीटीएच डिश है उसके माध्यम से करीब 32 डीटीएच चैनल है जिनके माध्यम से स्टूडेंट को शिक्षा मिलती है। और अभी इसमें बोला है कि 12 चैनल और ऐड किए जाएंगे। ये 12 चैनल होंगे 1 से लगाकर 12वीं क्लास के लिए, और इसी 32 चैनल में जो वो चैनल ऐड किए जाएंगे तो उन्होंने उसका नाम दिया है 1 क्लास 1 चैनल प्रोग्राम टाइप से कुछ उन्होंने रखा है कि 1 क्लास 1 चैनल, यानी एक क्लास के लिए एक चैनल डेडिकेटेडली इसी के लिए होगा। इसके अलावा उन्होंने अभी ये भी बातें की थी कि करीब जो है 100 यूनिवर्सिटीज हैं 100 यूनिवर्सिटीज जो है ई लर्निंग लेकर आएगी, यानी 100 यूनिवर्सिटीज जो है अपने अपने कोर्स वो भी रिकॉर्ड करा के करेगी। तो 30 मई से वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये कई सारे प्रोग्राम जो है अभी बात की गई थी और एजुकेशन चैनल से लगाकर स्वयं प्रभा, दीक्षा पोर्टल, इन सब के बारे में भी इन्होंने बात की गई थी। अगर आप दीक्षा के बारे में बात करें तो दीक्षा का पूरा नाम कभी आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा को बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग। तो देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने बात की है। एक और चीज़ है, कई लोगों को लगता होगा कि हम क्यों इतना करें, एक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया और उसका आंसर अगर हमने दे दिया तो सिंपल सा है कि हमें उसका आंसर पता लग गया। मैं इतनी सारी बातें इसलिए करता हूं कि हमें आसपास का, आजू बाजू की बहुत सारी चीज़ें समझ में आए, ताकि हमारा ये करंट अफेयर जो है चलता रहेगा दोस्तों। और इसमें क्या होगा, जब आप रोज कई सारी चीज़ें सुनेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती रहेंगी और फिर बाद में आपका कॉम्प्रेहेंसिव जीके तैयार होगा जिससे आपका कोई भी एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि टाइम वेस्टेज है ये 15 से 20 मिनट रोज का देना, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि इस वीडियो के नीचे लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का, तो आप वो सीधा डाउनलोड करके, मैं उसमें आंसर को येलो मार्क करके रखता हूं, तो आप सीधे आंसर्स भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चाहे तो टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप ये वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आती है। तो चॉइस इज योर्स, आप देखिएगा कि क्या आपको सूटेबल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है कि फैमिली सेफ्टी ऐप इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या किस कंपनी ने फैमिली सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये फैमिली सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फैमिली सेफ्टी एप्लीकेशन क्या है? एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप स्क्रीन का टाइम वॉच कर सकते हैं, उस पर एक्टिविटीज़ वॉच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किड्स वगैरह है, बच्चे हैं, उनको आपने मोबाइल दिया हुआ है, तो उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को किस तरीके से आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने
ये फैमिली ऐप लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा हाल ही में जियो में 1.34% शेयर खरीदकर रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट करने वाली चौथी कंपनी बन गई है। तो देखिए दोस्तों, जियो में बाहर आई हुई है, अभी कई सारे जो है इन्वेस्टर्स आए हुए हैं वहाँ पर। तो फेसबुक ने आपको पता होगा इन्वेस्ट किया था करीब 9.99 यानी 10% शेयर जो है इन्होंने खरीदे थे, और उसके लिए इन्होंने करीब 53,000 करोड़ रुपए का कुछ या 45,000 करोड़ रुपए का कुछ स्पेसिफिक डील हुआ था। आई थिंक 43,000 करोड़ का डील था वो, मुझे अभी रिमेंबर हुआ 43,500 करोड़ का। फिर उसके बाद में इसमें एक और इन्वेस्टर मिला इनको, सिल्वर लेक। सिल्वर लेक भी एक कंपनी थी जो अमेरिका की थी, और उसने भी करीब करीब वहाँ पर 1.15% शेयर खरीदा था। इसके बाद इसमें विस्टा इक्विटी नाम की एक कंपनी ने भी शेयर खरीदे थे, उन्होंने करीब 2.3% या 2.5% शेयर खरीदे थे। इसके बाद जो नया इन्वेस्टर्स इनको मिला है वो मिला है जनरल अटलांटिक। तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन है। जनरल अटलांटिक ने अभी हाल ही में इसमें 1.34% शेयर खरीदे हैं, और इन शेयर की वैल्यू करीब उन्होंने जो है 6,600 करोड़ रुपए दी है। तो मुझे नहीं लगता अब ये प्राइस इतना इंपॉर्टेंट है या फेसबुक का इतना इंपॉर्टेंट है, अब शेयर भी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन कौन सी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक फेसबुक है, एक सिल्वर लेक है, एक विस्टा है, और जनरल अटलांटिक जो है हाल ही में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और ये जनरल अटलांटिक भी यूएस की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने फेसबुक में इन्वेस्टमेंट किया है। तो कई सारा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फेसबुक में आया है। नेक्स्ट की हम बात करें तो निम्न में से विशाखापट्टनम में स्टाइरिन गैस लीक मामले में जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपको पता होगा कि विशाखापट्टनम यानी वाइजैग या विजैग बोलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पर ये एलजी पॉलीमर्स करके एक फैक्ट्री थी, और उस एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री में एक स्टाइरिन करके गैस की लीकेज हुई थी। उससे 12-15 लोग मारे गए थे, कई सारे लोग जो है बेहोश बदहवास हो गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो टला, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो अब इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी में नीरव कुमार जो है उनको हेड बनाया गया है। ये नीरव कुमार जो है हमारे भारत में जो पर्यावरण मिनिस्ट्री है, तो पर्यावरण सचिव है, पर्यावरण मिनिस्ट्री में सचिव हैं, इनकी अध्यक्षता में, और ये बाकी जो नाम लिखे हैं इस कमेटी के मेंबर्स हैं। तो ये नीरव कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। हाल ही में इससे रिलेटेड और भी खबरें थी। मैंने बताया था कि एलजी पॉलीमर जो है एक एलजी केमिकल कंपनी है, और वो एलजी केमिकल कंपनी कहाँ की है, साउथ कोरिया की। तो स्टाइरिन गैस का बाकी भंडार वहाँ भेज दिया गया था। तो अभी एक तो ये न्यूज़ थी कि एलजी केमिकल में भी वहाँ पर साउथ कोरिया में भी आग लगने की घटना हुई है, जिसमें 1-2 लोग मारे गए हैं। दूसरी चीज ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एलजी केमिकल को, जो भारतीय कंपनी एलजी पॉलीमर जो भारतीय कंपनी है, इनको बोला है कि आप 50 करोड़ रुपया जमा कराइए, क्योंकि आपकी वजह से जो पर्यावरण और दूसरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 50,000 करोड़ रुपया जमा कराइए, जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया है, इसके लिए एनजीटी ने 50 करोड़ जमा कराने का बोला है। तो इन्होंने एलजी पॉलीमर्स ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जो एनजीटी ने हमारे ऊपर ये ऑर्डर किया है कि 50 करोड़ रुपए जमा कराया जाए, उसको स्टे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया है कि आप जो है आपने इतना नुकसान किया है तो आपको ये तो जमा कराना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर एनजीटी की बात आई है, और पहली बार एनजीटी का जिक्र हो रहा है जब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो एनजीटी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एनजीटी को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, जैसे आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखा होगा, वैसे ही एनवायरमेंट या पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए कोर्ट गठित किया गया है। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो स्पेसिफिकली इन्हीं तरह के मामलों को देखता है, यानी कि ये जो है जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, उन्हीं पर्टिकुलर इश्यूज को और उनके जो जल्दी निवारण के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको ये करता है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, और इसको एक कोर्ट का स्टेटस प्राप्त है। और इसके जो हेड जो है, जो जज जो है अभी, वो है आदर्श कुमार गोयल। तो आदर्श कुमार गोयल इसके हेड है। इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। हालांकि इसके अलग अलग जोन बने हुए हैं, तो नॉर्थ जोन जो है वो दिल्ली वाला जोन है, और नॉर्थ जोन में इसका हेड ऑफिस है। 5 जोन इसमें सेंट्रल आपका है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये 5 जोन इसमें बने हुए हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी आपको जानना चाहिए, इसी ने इस पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, और उसी के लिए वो जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, और वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, NMIS करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
इसमें ये बोला गया है कि जितने भी माइग्रेंट्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। और ये डेवलप किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, NDMA इसको बोलते हैं। तो NDMA ने ये पोर्टल डेवलप किया है और ये पोर्टल जो है कोई भी माइग्रेंट, मान लीजिए वो राजस्थान से यूपी जा रहा है तो उसकी यहाँ डिटेल दर्ज हो सारी उस पोर्टल पे और वहाँ भी डिटेल दर्ज हो, ताकि ट्रैकिंग आसानी से हो सके और उनसे रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हो, प्रबंध हो, खाने पीने का हो, जो भी चीज़ें हों वो इजीली हो पाए। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है आपको ये बताना था। तो देखिए दोस्तों, इस पोर्टल को जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये राष्ट्रीय आपदा NDMA ने एक्चुअली इसको बनाया है। और NDMA के बारे में भी अगर हम थोड़ा बात करें तो NDMA आपको पता होगा 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, 2004 में जो है सुनामी आई थी भारत में, और उसी के पर्सपेक्टिव में देखते हुए एक हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का जिक्र आया था और इसको 2005 में फिर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका काम यह है कि कैसे नेचुरल कैलामिटी, जो पर्यावरणीय आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, उनको कैसे मिटिगेट किया जा सके, उनको कैसे कम किया जा सके। तो 2005 में इसकी फिर स्थापना की गई थी। और जब 2005 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें जो इसको PMO के अंडर रखा गया था, यानी इस NDMA के जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर 2005 के बाद में क्या किया गया कि NDMA कोई भी काम करे वो किसके माध्यम से करे, उसी के लिए फिर इसके लिए एक NDRF जो है फोर्स, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स आप बोलते हैं, तो NDRF का गठन किया गया था। यानी करीब इसमें 8 बटालियन है और ये 8 बटालियन में करीब 1200 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है और कहीं पर भी अगर आपदा आती है तो ये लोग सबसे पहले तैयार रहते हैं वहां पर राहत कार्यों के लिए। तो 2006 में ये NDRF गठित किया गया था, यानी NDMA बनाया गया और NDMA एक्ट में प्रावधान किया गया कि इसके लिए एक फोर्स बनाया जाए जिसको हम NDRF बोलते हैं। अभी साइक्लोन आपको पता होगा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तट पर आ रहा है, एम्फन। तो एम्फन जो चक्रवात है उसमें भी NDRF लगाया गया है, NDMA ने अपनी प्लान बनाया है। तो NDMA NDRF दोनों जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार भी NDRF को ही दिया गया था। तो ये कई सारे फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेसेट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है। जैसे हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको हम संसद ही बोलते हैं, लेकिन कई सारी देशों की संसद का एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान की संसद को हम बोलते हैं शोरा। वैसे ही अलग अलग जगह की संसद का अलग अलग नाम होता है। अब नेसेट जो है वो नाम है इजराइल की संसद का। अब इजराइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इजराइल बहुत कारणों से भी चर्चा में है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, अगर आपको बहुत सारे डिटेल नहीं जानना है, कोई जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, बाकी आप जो है PDF से भी कई सारे येलो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उनके येलो आंसर है वो देख सकते हैं। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि एक पूरी तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में जीके तैयार हो। इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत भी करना होती है। कोई टॉपिक के बारे में बताने के लिए मुझे भी कई बार देखना पड़ता है, क्योंकि इतना फैक्चुअल चीज़ें या फैक्चुअल जीके याद रखना मुश्किल होता है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले उन लोगों के लिए मैं थोड़े फैक्ट्स लिख देता हूं जिनको फैक्ट्स पढ़ने में अच्छा लगता है और जो एग्जाम के पर्पज से टू द पॉइंट तैयार करना चाहते हैं। तो अजरबैजान एक कंट्री है और अजरबैजान की संसद का नाम है मेली मजलिस। मेली मजलिस ये है। एक मजलिस और भी है, ईरान की संसद का नाम भी जो है मजलिस है, मजलिस MAJLIS मजलिस। अगर जापान की संसद की बात करें, जो कई बार SSC वगैरह के जीके में, रेलवे में पूछा गया है, जापान, डापान नहीं, जापान, तो इसकी संसद का नाम है डाइट। अगर हम बात करें रशिया, तो रूस की संसद का नाम भी है ड्यूमा। तो इसी तरीके से अलग अलग, रूस का ड्यूमा, जापान का डाइट, ईरान का मजलिस, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अफगानिस्तान का भी शोरा है। अफगानिस्तान पर भी मैं अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा कभी, ताकि अफगानिस्तान से रिलेटेड जो सिचुएशन आप जान पाए। इवन इजराइल पे भी एक अलग वीडियो बनना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें तो आपको मैप के माध्यम से ही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इजराइल में 18 महीने से जो है वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे। 3 बार चुनाव हो गए थे, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। आपको पता होगा वहाँ के भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हैं।
तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कई सारी ट्राई की थी, लेकिन बार बार चुनाव कराने पड़े, समर्थन नहीं मिला था। तो इनकी पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है और लिकुड पार्टी को कोई भी समर्थन नहीं मिला, तो इन्होंने कैंडिडेट बदल दिया था। दूसरे कैंडिडेट को शायद समर्थन मिल जाए, जैसे मोदी जी को नहीं मिले, मान लिया अमित शाह को मिल जाए, उनको प्रधानमंत्री बना दे, ये भी ट्राई किया था, नहीं हुआ। फिर बाद में इन्होंने जो विपक्षी दल है उनको बोला कि आप सरकार बना लीजिए, उनसे भी नहीं बनी थी। पिछले 18 महीने से चल रहा था। तो एक तो अभी वहां पर गठजोड़ हो गया है, वहां पर एक ब्लू एंड व्हाइट पार्टी है, तो लिकुड पार्टी और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी का साथ में गठजोड़ हो गया है। और ब्लू और व्हाइट पार्टी के जो व्यक्ति हैं बेनी गैट्स, तो बेनी गैट्स और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों लोग अभी मिल गए हैं और दोनों लोगों ने एक स्थायी सरकार का वादा किया है। तो सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, आप माइक पॉम्पियो को जानते होंगे। माइक पॉम्पियो जो है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर है, वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको बोलते हैं। एक ही बात है, या तो आप फॉरेन मिनिस्टर बोलिए या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलिए। तो पॉम्पियो हाल ही में इजराइल की यात्रा किए थे और वहां पर था कि ये वेस्ट बैंक को अनेक्स करेंगे। वेस्ट बैंक एक जगह है जिसका अनेक्सेशन करेंगे, यानी जैसे पीओके को अगर आप अपने देश में मिला लें, अनेक्सेशन कर लें, वैसा ही प्लान इजराइल कर रहा है वहां पर। तो इजराइल के बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो उसके बारे में भी हम वेस्ट बैंक के बारे में थोड़ी कहानी सुनते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि इजराइल का जो पड़ोसी है फिलिस्तीन वैसे तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसको पैलेस्टाइन बोला जाता है इंग्लिश में, बाकी हिंदी में तो उसको फिलिस्तीन बोलते हैं। तो फिलिस्तीन के लिए $2 मिलियन की अभी भारत ने हेल्प दी है। ये हेल्प दी है उसने किसको, ये यूनाइटेड नेशन की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। तो ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है, ये सिर्फ पैलेस्टीन में शरणार्थियों के लिए काम करती है। और इसी ने जो है कई सारे वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड काम किए। 1949 में यूनाइटेड नेशन इसको बनाया था। तो इसी को भारत ने अभी ये सहायता भी दी है। तो ये कई सारे वहाँ पे अभी कोविड-19 के केसेस भी हैं, दूसरा वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है, तो भारत ने भी इसको सहायता दी है। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारी न्यूज़ मैंने आपको बताई जो फिलिस्तीन से रिलेटेड थी, कई सारी न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं फिलिस्तीन का या इजराइल का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, वहां पर क्या दिक्कत है। ये मैंने आपको करंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बनाई। तो इसके लिए आपको देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको जानेंगे, तब आपको ये भी पता लग जाएगा कि माइक पॉम्पियो किसके बारे में बात कर रहे हैं और इजराइल का या जेरूसलम का क्या स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। तो ये देखिए एक मैप है और ये मैप में आपको दिख रहा होगा ये हमारा इंडिया है और इंडिया के पास में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर जो है इजराइल है। हालांकि ये भी आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं अगली स्लाइड में बड़े मैप में दिखा दूंगा, लेकिन इसके पड़ोसी आप देख लीजिए पहले। इजिप्ट है, जॉर्डन है, यहाँ पर ये इराक है, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर लेबनान है। वैसे इराक का डायरेक्ट टच नहीं है, फिर भी ये सारे जो हैं ये इसके पड़ोसी हैं। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा। ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। ये आपका देखिए ये हमारा जो राष्ट्रीय ननिहाल है, यानी कि कांग्रेस का जो है ननिहाल है यहाँ पर, इटली। और ये आपका यूनान है। ये कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ये आप एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये रेड सी है। और आपने सुना होगा कहीं पर भी, अगर आपने पढ़ा होगा, बैंकिंग के स्टूडेंट मेरे अगर देख रहे हैं तो उन्होंने इतना नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर स्वेज कैनाल है। तो ये यहाँ पर काट कर स्वेज कैनाल बनाई गई है कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़े और सीधा ऐसे घूम के ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़े किसी को, सीधा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। अब आप देखिए मैं दूसरा मैप आपको बता रहा हूँ। तो ये इजिप्ट है, देखिए ये जॉर्डन है, ये सीरिया है और ये लेबनान है, ये मैंने आपको बताया। और ये जो आपको थोड़ा रेडिश कलर में दिख रहा है ये है इजराइल। अब इजराइल में ये दो जगह देख रहे हैं, ये दो जगह जो है ये है वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप। तो ये गाजा स्ट्रिप, ये छोटी पट्टी है इसलिए इसको स्ट्रिप बोलते हैं, और ये वेस्ट बैंक है। और ये यहाँ पर अमृत सागर, डेड सी है, जिसकी सैलिनिटी के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सलाइन वाटर है, यानी कि बहुत ही लवणीय जल है, यहाँ पर पीने योग्य नहीं है। अगर आप इसमें डूबेंगे मतलब तैरेंगे, तो अगर आप इसमें कूदेंगे तो तैरेंगे ही आप, ये आप चाहे मरना भी चाहे आत्महत्या करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे जॉर्डन रिवर बहती है और इस जॉर्डन रिवर के इधर वाला पोर्शन वेस्ट होगा, इधर वाला पोर्शन ईस्ट होगा। तो ये ईस्ट पोर्शन है और ये वेस्ट पोर्शन है, तो इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। बैंक का मतलब किनारा या तट भी होता है। तब आप देखिए कहानी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में 5 मिनट में आपके लिए लूंगा और बता दूंगा ताकि आपको हमेशा समझ में आए। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि इजराइल में जूस कम्युनिटी है, जूडिज्म है वहाँ पर। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं, वैसे जूस भी एक कम्युनिटी, क्रिश्चियन, इस्लाम जैसे भी जूस भी एक कम्युनिटी है। तो बात करते हैं बहुत पुराने टाइम की। तो 1948 में क्या होता है
कि कई सारे देशों से यहाँ पर जूस आना शुरू होते हैं। वो पहले बहुत सारे अलग अलग जगह पर बिखर गए थे, जैसे अमेरिका में बहुत सारे जूस हैं, आपने सुना होगा हिटलर ने जिन पर अत्याचार किए वो भी जर्मनी में जूस थे। तो ये अलग अलग देशों में बिखर गए थे, लेकिन जब नेशनलिज्म आया यानी राष्ट्रीयता की अगर बात हुई, सब देशों ने सोचा कि हमारा एक राष्ट्र हो, वैसे ही जूस ने भी सोचा कि हमारा एक राष्ट्र हो। तो इन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया, तब यहाँ पर पैलेस्टीन था, तो पैलेस्टीन में आना शुरू किया यहाँ पर इन्होंने। और बाद में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटेन के साथ में मिलकर, क्योंकि ब्रिटेन जूस के साथ में था और जूस ऐसी कम्युनिटी थी जो बहुत पैसे वाली कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी है, जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी कई सारी हेल्प की थी या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी हेल्प की थी ब्रिटेन वगैरह की। तो इन्होंने जूस को एक स्वतंत्र, इजराइल को स्वतंत्र कंट्री घोषित कराने में मदद की। तो आप देखिए यहाँ पर जब पैलेस्टीन में इस्लामिक अरबिक कंट्री के भी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। दूसरा, इस पैलेस्टीन में जूस भी रहते थे और इस्लाम भी रहते, इस्लामिक जो पॉपुलेशन है वो भी थी। लेकिन आप अगर इजराइल को अलग से कंट्री घोषित कर रहे थे, यहाँ पर विरोध होना स्वाभाविक था। जर्मनी में भी हिटलर का जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, उन्होंने इतने लोगों को मारा था, वो इसलिए मारा था क्योंकि जूस से नाराज था वो बहुत। एक तो ये था कि उसने उसकी हेल्प नहीं की थी, दूसरा वो जर्मन नस्ल को ही सबसे बड़ी नस्ल समझता था, इसलिए जूस को उसने कई सारा जो है गैस चैम्बर में मरवा दिया था। तो अब आप देखिए सारे जूस यहाँ पर आना शुरू हुए 1948 में, जब ये अलग देश बन गया। इजराइल छोटा था, इतना एरिया नहीं था जो भी दिख रहा है आपको। तो 1948 में पहला अरब इजराइल वॉर होता है, और अरब इजराइल वॉर में इजराइल जो है बहुत सारा पोर्शन यहाँ ले लेता है, बहुत सारा पोर्शन ले लेता है और समझौता हो जाता है इनके बीच में। फिर एक वॉर और होता है 1967 में, तब इजराइल इजिप्ट को हरा देता है, जॉर्डन को हरा देता है, सीरिया को हरा देता है, लेबनान को हरा देता है। यानी 6 दिन का ये वॉर होता है, 6 डे वॉर इसको बोलते हैं, और सबको हराकर यहाँ पे बहुत सारा कब्जा कर लेता है। बस ये गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक जो है यही बच जाता है, थोड़ा बहुत पोर्शन फिलिस्तीन के पास, और फिलिस्तीन जो है बिल्कुल सिकुड़ के रह जाता है। अब ये स्टार मार्क किया हुआ ये जेरूसलम है। जेरूसलम एक ऐसी सिटी है, एक होली सिटी है, जहाँ पर आप कहेंगे मुस्लिम यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूज, ये तीनों ही इसको एक पवित्र शहर मानते हैं। यहाँ पर अलग सा मस्जिद है, आपका जो जूस है उसका सोलोमन टेम्पल है, आपका वेस्टर्न वॉल है। यहाँ पे कई सारी जो पवित्र जगह है यहाँ पर जेरूसलम में, इस पर अधिकार करने के लिए बहुत सारे जो है ये जूस भी तैयार हैं, अरबिक भी तैयार है। तो इसका थोड़ा पोर्शन तो जेरूसलम का इजराइल के पास है, कुछ पोर्शन जो है वो इनके पास है। यहाँ पर एक पीस लाइन भी इन्होंने बनाई हुई है, तो अभी यहाँ पर है। अब माइक पोम्पियो जो बोल रहे हैं इसी वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन का बोल रहे हैं कि इसको क्या कर लिया जाए, अनेक्स कर लिया जाए, इसको इजराइल में मिला लिया जाए। तो ये बात अभी चल रही है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा अभी यहाँ पर क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। ये तेल अवीव जो आपको दिख रहा है, ये तेल अवीव इजराइल की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर है। और ये गोलन हाइट्स जो है, ये एक बार आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस देश का पार्ट है। तो एक्चुअली ये सीरिया का पार्ट है, लेकिन कब्जा किया हुआ है किसने, इजराइल ने। तो इजराइल से हमें सीखना चाहिए कुछ कि इसके चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन अपनी बाउंड्री में किसी को नहीं आने देता है, आतंकवादियों को भी नहीं आने देता है, इवन कब्जा करके बैठा है। तो मैं सोचता हूँ कि हमें ज़्यादा कब्जा तो नहीं करना है, लेकिन हमारा पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो तो कम से कम हमें जो है भारत में मिलाना ही चाहिए और वहाँ पे पीस स्थापित करनी चाहिए। जो इंटरनेशनल टेररिज्म वहाँ पर बढ़ रहा है, उस टेररिज्म को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे सैनिक हमारे मारे जाते हैं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी कमेंट है तो आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ भी विचार है तो इससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए कि यहाँ पे और चीज़ें क्या चल रही है। तो ये इजराइल से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 7वां है इंटरनेशनल म्यूजियम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल म्यूजियम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 16 मई को। और 16 मई को जो ये दिवस मनाया गया है, ये दिवस जो मनाया गया है, ये इसकी जो थीम है ये लिख लीजिएगा आप, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी। म्यूजियम फॉर इक्वलिटी। तो म्यूजियम फॉर इक्वलिटी जो है ये इसकी थीम थी। और ये जो दिवस मनाया गया है, ये भारत में या विश्व में जितने भी म्यूजियम आपने देखे होंगे, उन म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए या उससे रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, भारत ने हाल ही में इसके लिए एक वेबिनार भी किया था कि किस तरीके से म्यूजियम को संरक्षित वगैरह किया जाए। तो वो वेबिनार भी अभी हाल ही में भारत ने किया था।
और उस वेबिनार का जो था कि संग्रहालयों का पुनर्जीवन कैसे किया जाए और सांस्कृतिक स्थल जो है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसी तरीके से ये मनाया जाता है। और ये म्यूजियम डे जो मनाया जाता है 1977 से मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत की थी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर म्यूजियम, ये एक संस्था है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर म्यूजियम ने एक संस्था है जो उसने की थी। और मई के कई सारे इंपॉर्टेंट दिवस, जैसे 17 मई को भी एक दिवस गया था, वो गया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस उसको बोलते हैं, हाइपर टेंशन डे, जिसका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको ये बीमारी होती है हाइपर टेंशन की, हम उसको बोलते हैं। एक्चुअली 17 मई को ये तो ये वाला जो म्यूजियम डे है ये आप चेंज कर लीजिएगा इसको, ये 18 मई को मनाया गया है, क्योंकि हाइपर टेंशन डे 17 मई को मनाया गया है और 17 मई के बाद ये 18 मई को मनाया गया है। तो आंसर आप चेंज कर लीजिएगा, 18 मई को मनाया गया है वर्ल्ड म्यूजियम डे और 17 मई को मनाया गया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो ये म्यूजियम डे जो मनाया गया इसकी थीम तो थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड कंक्लूजन, ये इसकी थीम थी। और हाइपरटेंशन डे जो मनाया गया है, हाइपरटेंशन डे की थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल एंड लिव लॉन्गर, यानी अपना ब्लड प्रेशर नापिए, उसको कंट्रोल करिए और लंबे समय तक जिंदा रहिए। चलिए बात करते हैं आगे की। तो आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथालीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अब ये प्रोजेक्ट क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, और दिबांग का जो एरिया है, दिबांग की जो घाटी है उसमें ये मनाया जा रहा है। आपको पता होगा कि एक नदी होती है उसका कंटेनमेंट या कमांड एरिया होता है बहुत सारे, उस दिबांग नदी का ये प्रोजेक्ट है, इसके इस एरिया में ही इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। ये बांध बनाए जाएंगे और जो दिबांग की दो सहायक नदियां हैं दीर और टेंगोन, ये दो सहायक नदियां दिबांग की भी, और दिबांग सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो इस पर ये बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पर्यावरण कार्यकर्ता जो है कोर्ट पहुंच गए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी को क्या होगा? खतरा हो जाएगा, और बायोडाइवर्सिटी का खतरा होगा इसलिए इसको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है एक FAC, जिसने इसको परमिशन दी है कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाइए, तो इस फॉरेन एडवाइजरी कमेटी की इस अनुमति को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 18 से 20 गांव प्रभावित होंगे, प्लस 2,70,000 पेड़ों को काटने की अनुमति फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने हाल ही में दी थी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इतने सारे नुकसान होने वाला है बायोडाइवर्सिटी को, तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने ये बोला है कि आप इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर ये ध्यान रखिएगा स्पेसिफिकली। एक और अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड में करीब 8 जो है बायोजोग्राफिक रीजन है, पहले 6 थे, अब जो है 8 बायोजोग्राफिक रीजन हो गए हैं। इन 8 बायोजोग्राफिक रीजन में जो 2 रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश में आकर उनकी बाउंड्री मिलती है। तो ये 2 बायोजोग्राफिक रीजन का एक क्षेत्र भी है, ट्रांजिशनल क्षेत्र है, यहाँ पर ये 2 मिलते हैं। बायोजोग्राफिक रीजन क्या होते हैं? बायोजोग्राफिक रीजन का मतलब होता है कि सिमिलर इकोलॉजी हो, सिमिलर बायोम हो, एक जैसी जैव विविधता अगर किसी क्षेत्र में है तो उसको बायोजोग्राफिक रीजन बोलते हैं। पहले 6 थे, अभी जो है 8 है। इसके लिए एक मैप भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए, देखिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, मैप थोड़ा पुराना है। ये एक रीजन है जिसको पेलियार्टिक रीजन बोलते हैं, और ये पेलियार्टिक रीजन सबसे बड़ा रीजन है जो पूरा एशिया में फैला हुआ है, इवन थोड़ा अफ्रीका में भी फैला हुआ है, और ये इंडिया तक आता है, चाइना का पूरा पोर्शन, और ये सारा कवर करता है। और ये है यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखिए एक तो ये रीजन का यहाँ पर ट्रांजिशनल जोन बन रहा है, दूसरा ये जो भारत का रीजन है, इस भारत के रीजन को बोला जाता है इंडो मलायन रीजन, यानी मलेशिया और इंडोनेशिया से मिलाकर ये वर्ड बना है इंडो मलायन रीजन। तो ये बायोजोग्राफिक जोन एक तो ये है, और एक ऊपर मैंने आपको बताया कि पेलियार्टिक जोन जो है वो ये 2 जोन है, इन दोनों के बीच में ही अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है पर्यावरण की दृष्टि से, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि इस परियोजना को रद्द कर दिया जाए। तो आगे कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल में कचरा मुक्त शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम निकाला गया है? कचरा मुक्त का मतलब है कि कहां पर गार्बेज फ्री जो है वो सिटी घोषित की गई है। तो यहाँ पे अलग अलग सिटी को घोषित किया है, किसी सिटी को 5 स्टार दिए हैं, किसी सिटी को 3 स्टार दिए हैं, किसी को 1 स्टार दिया है। तो जो 5 स्टार सिटीज दी हैं वहां पे कई सारी सिटीज हैं, उसमें आपका जैसे करनाल है, उस 5 स्टार सिटी में उसमें आपका दिल्ली है,
उसमें आपका तिरुपति है, विजयवाड़ा है, ये कई सारी 5 स्टार सिटीज़ जो हैं इनके नाम मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें किस मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है, तो मंत्रालय का नाम है आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय। जो हरदीप पुरी जो है हमारे, उन्होंने ये घोषित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 5 स्टार सिटी जो है बहुत सारे को मिला है, तो इसमें अब याद रखने का कुछ नहीं है ऐसा। आप तो बस ये ध्यान रखिए कि 5 स्टार मिला है कई सारे सिटीज़ को, कई सारे को 3 स्टार तो 65 सिटी को मिला है। बस ये कौन सा मंत्रालय जारी करता है तो वो आप ध्यान रखिएगा। ये क्लीनलीनेस सर्वे इन्होंने किया था, उसमें गार्बेज फ्री। अभी देखिए शहरों की एक बड़ी प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। जो कचरा आप निकालते हैं रोज, पहले तो एक व्यक्ति का पर डे का ये समझ लीजिए आधा किलो कचरा ही होता था, लेकिन अब जब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो हम जो शहरों में यूजेस हमारे बढ़ रहे हैं, तो अभी एक जो संस्था है उसका अनुमान है कि पर पर्सन अर्बन एरिया में 1.42 किलो कचरा एक व्यक्ति निकालता है। और उस सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है, बस ट्रकें भर भर के नगर निगम की एक जगह कचरे का यार्ड बना देती है और वहाँ पर डाल देती है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी काम करने की ज़रूरत है, उसी के लिए ये सर्वे टाइप किया जाता है कि कौन सी अच्छा कर रही है। अगर आप कभी दिल्ली जाएँ तो आप ज़रूर जाइएगा उधर जहाँ पे ये कचरे की साइड्स और पहाड़ बने हुए हैं कचरे के। तो ये जो है अभी आधुनिकता के लिए, शहरों के लिए बड़ा खतरा है ये। आगे बात करते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियधुरा नामक भारतीय क्षेत्र को अपने नए नक्शे में दिखाया गया है? तो ये हरकत की है नेपाल ने। ये हमारे क्षेत्र हैं, हमारी बाउंड्री में है, इन्होंने दिखा दिया। मैंने आपको बताया भी था कि चाइना इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इसीलिए वो नेपाल को बोल रहा है कि आप इनको उंगली करते रहिए, आप इनको कुछ न कुछ ऐसा करते रहिए ताकि ये परेशान रहे, बाउंड्री डिस्प्यूट पैदा कर दीजिए। जब ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं थे तो आप ज़्यादा करिए। इसीलिए ये चाइना जो है ऐसा चाह रहा है। क्यों चाह रहा है ये मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि WHO में ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है और भारत उसमें शामिल हुआ है उस प्रपोजल में जो ऑस्ट्रेलिया लेके आया, तो उसको रोकना चाह रहे हैं। दूसरा, अभी हाल ही में WHO की एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में भारत को शामिल कर लिया गया है। तो भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और चाइना चाह रहा है कि भारत उसको सपोर्ट करे, जो हो नहीं पा रहा है। थोड़ा मैं आपको मैप में भी बता दूं कि देखिए ये नेपाल है, आपको दिख रहा होगा हर वाइट कलर में, ये चाइना है। चाइना ने नेपाल में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए नेपाल ने उस प्रपोजल का समर्थन नहीं किया जो WHO में चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी भारत ने थोड़े टाइम पहले यहाँ पर एक देखिए ये रास्ता बनाया था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, यहाँ एक लिपुलेख पास है, उसके थ्रू कैलाश और ये मानसरोवर लेक यहाँ जाने का रास्ता बनाया था। तो जब भारत ने रास्ता बनाया तो नेपाल ने ऑब्जेक्शन भी किया था और यहीं पर ये लिपुलेख पास है और यहीं पर काला पानी क्षेत्र है। तो यहीं पर नेपाल बोल रहा है कि एक्चुअली ये तो हमारे क्षेत्र हैं, और उन्होंने एक नया मैप भी जारी कर दिया है। और ये विद्या देवी भंडारी जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये मैप जारी किया है और उन्होंने बोला है कि ये क्षेत्र तो हमारे इसमें आता है। तो भारत जो है गलत ये कर रहा है। 1816 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच में जो सगौली की संधि हुई थी, उस सगौली की संधि का ये उल्लंघन है। तो आप जो है इसको अपना मत बताइए। एक्चुअली उस संधि में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक काली नदी बहती है और काली नदी का वेस्ट वाला पोर्शन जो था लेफ्ट हैंड साइड वाला वो नेपाल का माना गया, राइट हैंड साइड वाला ये माना गया। लेकिन इस नदी की कई सारी ट्रिब्यूटरी है और ये अपना स्थान भी चलते चलते बदलती रहती है, तो इसी के लिए डिस्प्यूट है। अगर अलग अलग जगह से इस नदी में छोटी छोटी नदी आ रही है तो कुछ भारत बोलता है कि ये एक्चुअल नदी ये वाली है, इससे इधर वाला क्षेत्र हमारा है। नेपाल बोलता है एक्चुअल नदी तो ये है, इसके इधर वाला क्षेत्र हमारा, यही डिस्प्यूट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक डिस्प्यूट है इनका, नेपाल और भारत का। सुतपा रीजन है यहाँ पर, उसका भी डिस्प्यूट है। तो अलग अलग डिस्प्यूट हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई यहाँ पर। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम बात करेंगे इसको थोड़ा छोटा करने की, और ये सोचेंगे कि क्वेश्चन ऐसे लेके आए जाएँ जो एक अच्छे लेवल के हों। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है या आप में से कुछ अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे एटलीस्ट ये चीज़ें लाने के लिए मैं अगर मोटिवेट हूँ उस चीज़ों से, तो आप एक बार थम्स अप ज़रूर करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं वो। और अगर आप चाहते हैं कि इसको शॉर्ट बनाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इनको येलो करके ही लेके आऊँगा और आपको 5 मिनट में सारा पढ़ के बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।